बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 76 मुलाहिज़ा फरमाएँ। अब पिछले 2-2.5 साल से वो यहीं था। वो बड़ा हंसमुख और जिंदा दिल था। जहाँ बैठता था रौनक लगा देता था। उसकी मौत ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। आखिरी अल्फाज कहते कहते फरीद की आवाज़ गम से लबरेज हो गई। क्या हुआ था उसे? होना क्या था? मैंने खुद अपने हाथों से गोली मार दी उसे, फरीद ने कहा और गुमसुम हो गया। तकरीबन 20 मिनट बाद उसने खुद ही इस खामोशी को तोड़ा और बोला, वो पिछले 2.5 साल में 10-12 दफ़ा हमारे साथ काम डकैती पर किया। वो इन सारे असूलों पर चलता था जो हमने नादर काका के साथ मिलकर बनाए थे। लेकिन एक असूल ऐसा भी था जिस पर चलना उसके लिए मुश्किल था। वो जवान था, अभी ज़िंदगी में उसने कुछ नहीं देखा था कि इस वैराने में आप फंसा। शायद यही वजह थी कि उसके अंदर औरत के लिए तजस्सुस था। 1-2 मरतबा उससे गलती हुई। मैंने उसे समझाया कि नादर काका इस बारे में कितने सख्त हैं। नादर काका उन दिनों बहुत बीमार थे, लेकिन गिरोह के कामों पर उनकी कड़ी नजर रहती थी। मेरे कहने पर आबागीर संभल गया। उसके बाद उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। नादर काका के मरने के बाद भी वो संभला ही रहा, लेकिन उसके अंदर हलचल शायद वहीं पर रही। वो हमारे ग्रुप में सबसे कम उम्र था और अभी तक औरत उसके लिए अनदेखी शय थी। कोई 4 महीने पहले उससे एक संगीन गलती हुई। वाकई इस तरह हुआ कि जेल में पुलिस के एक मुखबर सेठ खलील खान ने हमारे मुराद ग्रुप के 2 बंदों को धोखे से अपने ट्रक अड्डे पर बुला लिया और पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। उस वाक़े की खबर अखबारों में भी सुर्खियों से छपी थी। इस धोखे का बदला लेने के लिए मुराद ग्रुप ने सेठ खलील के घर पर चढ़ाई की। सेठ खलील तो हाथ नहीं आया, लेकिन इत्तफाक से उसकी बीवी हाथ लग गई। ये उसकी 3 बीवियों में से सबसे छोटी थी। मुराद के साथ ही उसे उठा लाए। उस लड़की का नाम सना था। हमने उस लड़की की वापसी के लिए खलील से 2 करोड़ का मुतालबा किया। हमें पता था कि 1-1.5 करोड़ तो वो दे ही सकता है। खलील से बातचीत चल रही थी। लड़की को यहीं दूसरे उजरे में रखा गया था। हम इस तरह उसकी हिफाजत कर रहे थे और मामला तय होने पर उसे हिफाजत से वापस पहुंचाने का इरादा भी रखते थे। मगर एक दिन आबागीर की वजह से सब कुछ उलट पलट हो गया। आबागीर ने रात को अकेले बैठकर शराब पी और उसके उजरे में घुस गया। उसने लड़की के कपड़े फाड़े और उससे ज्यादती की कोशिश करने लगा। ये रात 10-11 बजे का अमल था। हम लोग मौके पर पहुंच गए। लड़की चिल्ला रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। आबागीर ने उजरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाजा पीटा और उसे आवाजें दी कि वो दरवाजा खोल दे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। नशे और लड़की की गुर्बत की वजह से वो बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने काठिया और जीदे को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। उन्होंने एक वजनी पत्थर मारकर दरवाजे की कुंडियां तोड़ दी। मेरे पास 7mm राइफल थी। मैं उजरे में घुसा। आबागीर वहां नहीं था। वो लड़की को लेकर पिछले दरवाजे से 3 नंबर खूंदर सुरंग में चला गया था। फर्श पर भी बस लड़की सना के फटे हुए कपड़े पड़े थे। मैं उन दोनों के पीछे खूंदर में चला गया। लड़की के रोने चिल्लाने की आवाजें खूंदर के दरमियान से आ रही थी। मैंने फिर आबागीर से कहा कि वो लड़की को छोड़ दे, ये हमारे पास अमानत है। उसने जवाब में कहा, मामू चला जा, मैंने अभी इसे नहीं छोड़ना। उसकी आवाज़ नशे की वजह से पहचानी नहीं जा रही थी। मैं आगे बढ़ा तो उसने गोली चला दी। उसके पास AK-560 राइफल थी और तुम्हें पता ही है कि वो क्या बला होती है। मैंने उसे 2-3 बार समझाया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। मजबूरन मुझे भी गोली चलानी पड़ी। लड़की की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। बाद में पता चला कि वो बेहोश हो गई थी। हमने एक दूसरे पर फायर किए। वो मुझे लड़की से दूर रखने के लिए गोली चला रहा था और मैं इसलिए चला रहा था कि वो लड़की को छोड़कर आगे निकल जाए। इसी दौरान में वो मुझे नजर आ गया। वो भागकर एक पत्थर के पीछे पोजीशन ले रहा था। मैंने उसे जख्मी करने के लिए उसकी टांगों में गोली मारी, लेकिन शायद उसके सांस पूरे हो चुके थे। गोली उसकी नाफ में लगी। वो वहीं गिरा और 5-10 मिनट के अंदर खत्म हो गया। यह नई खबर मेरे उसी 22 साल के कमवारे पांचे की है। आखिरी अल्फाज कहते कहते फरीद की आवाज पर आ गई और बड़ी बड़ी आंखों में नमी तैरने लगी। रुस्तम बड़ी खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था। उसने गोल्ड लीफ की डिबिया से सिगरेट लिया और उसे सुलगाते हुए बोला, और वो लड़की? उसे बाद में सिर्फ 15 लाख के बदले हमें छोड़ना पड़ा। दोनों खामोश हो गए, अपनी अपनी जगह गहरी सोच में खोए रहे। छज्जे के इस कमरे से बाहर जनरेटर की मदम घूं सुनाई देती रही और टेलीविजन चलने की आवाज आती रही। रात के जश्न के बाद थक हार कर सो जाने वाले अब आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे और रोजेमर्रा के कामों की तरफ तवज्जो दे रहे थे। साथ वाले कमरे से नाश्ते की खुशबू उठ रही थी। गालबन पराठे और हलवा वगैरह तैयार हो रहा था। लाला फरीद गाओ तकिए से टेक लगाकर नीम तरात हो गया। उसकी आंखों में नमी और सुर्खी एक साथ दिखाई दे रही थी। जवान साल भांजे की तस्वीर का ऊपरी किनारा उसकी कमीज की जेब से झांक रहा था। वह गहरी और बूझल सांस लेकर बोला, आबागीर मर गया, लेकिन मेरे दिमाग में कई सवाल छोड़ गया। ये अलहदा बहस है कि यहाँ आने वाले लोग यहाँ क्यों पहुंचे और उन्हें यहाँ आना चाहिए था या नहीं। बहरहाल ये बात साफ है कि वो लोग भी बंदे बशर हैं। उनमें भी वो सारी सोचें और ज़रूरतें मौजूद हैं जो आम लोगों में होती हैं।
ये पुलिस के हाथों मरने या फांसी चढ़ने से पहले बरसों तक इस वीराने में अकेले भटकते हैं। बहुत सी दूसरी हसरतों की तरह इनके दिल में औरत की हसरत भी मौजूद होती है और इस हसरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, नादर काका भी नहीं कर सकता। तुम जानती हो मारगला में नादर काका की रखेल थी जिसे मिलने के लिए वो तड़पता रहता था। कभी कभार जान पर खेल कर वो उससे मिलने भी चाहता था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? रुस्तम खामोश रहा। फरीद बात जारी रखते हुए बोला, अबागीर के मरने के बाद मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। मुझे लगा अबागीर की जगह मुझे मरना चाहिए था। मैंने तो दुनिया देखी है, बढ़ती है, अब इन पहाड़ों में भी बीवी के साथ रहता हूँ, अपने बच्चे का मुंह चूमता हूँ। अबागीर की जगह मुझे मरना चाहिए था। मैं कई दिन तक इन्हीं सोचों में गर्क रहा। एक दफा मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुछ मुल्कों में अब हुकूमतें ये इंतजाम कर रही हैं कि कभी कभी कैदियों को भी अपनी बीवियों से मिलने का मौका दिया जाए। मतलब ये कि इंसान कैद होकर रहता तो इंसान ही है ना। अगर हमें इन पहाड़ियों का कैदी समझ लिया जाए तो फिर हमारे लिए भी इस तरह की रियायत होना जरूरी है। हर हफ्ते ना सही, हर महीने ना सही, साल में 2-4 बार ही सही, कभी कभार ही सही। इन पहाड़ों के कैदियों की बदकिस्मती ये है कि इनमें से बहुत सौ की बीवियां ही नहीं हैं। जिनकी थी सब बैनाज की तरह इस कत्लगाह में आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो फिर इनसे कौन मिलने आएगा? कौन इनके अधूरेपन को दूर करेगा? ये सवाल बार बार मेघ की तरह मेरे दिमाग में गड़ जाता था। आखिर बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मैं वही कुछ करूंगा जो नादर काका के दौर से शुरू के सालों में होता रहा है। हाँ, ये है कि ये सब कुछ एक हद के अंदर होगा। अफरा तफरी नहीं होगी जो उन दिनों बचा करती थी और जिसकी वजह से हमें अगला डेरा छोड़ना पड़ा था। तुम्हारा मतलब है अब फिर रंग बिरंगी तवाइफें डेरे वालों का रांझा राजी करने के लिए यहाँ के दौरे किया करेंगी? मैंने कहा है ना रुस्तम, ये सब कुछ तरीके के मुताबिक होगा और एक हद के अंदर होगा। तुम्हें पता ही है मैं इन मामलों में कितना सख्त हो जाता हूँ। यार तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा मुझे। अगर तुम भी ऐसी बातें करोगे तो मुझे दुख होगा। फरीद की बड़ी बड़ी आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। रुस्तम ने फरीद के पैकेट से दूसरा सिगरेट लिया और कदरे नरम लहजे में बोला, लेकिन उन कस्मों वादों का क्या होगा जो तुम सब ने नादर काका के साथ किए थे और जिनमें तुम सबसे आगे थे? उन कस्मों वादों में सबसे बड़ा वादा यही था कि काम डकैती के दौरान में औरत पर हाथ नहीं डाला जाएगा, उसकी इज्जत से नहीं खेला जाएगा। यही वादा था ना? और मैं समझता हूँ रुस्तम कि अगर हम इस सबसे बड़े और जरूरी वादे को तोड़ना नहीं चाहते तो फिर हमें थोड़ी सी नरमी बरतना पड़ेगी। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इस सबसे खास वादे को बचाने के लिए कर रहा हूँ। जो कुछ अबागीर के साथ हुआ वो हम सबकी आंखें खोल देने के लिए काफी है। जरा सोच, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और अगर गलत भी है तो हालात की मजबूरियां, हमारी बदकिस्मतियां ये गलती करने पर मजबूर कर रही हैं। रुस्तम ने कोई जवाब नहीं दिया। ताम उसके तासरात फरीद को बता रहे थे कि वो इससे मजीद बहस नहीं करना चाहता। इतने में पर्दे के पीछे से नाश्ते की खुशबू और महनाज की आवाज एक साथ उभरी। महनाज फरीद से कह रही थी कि वो नाश्ते की ट्रे पकड़ ले। रात को फिर जश्न हुआ, लेकिन आज ये सिलसिला एक नंबर खूंदर के अंदर था। आग वगैरह भी अंदर ही जलाई गई थी। गाने बजाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी, लेकिन बहुत मदम थी। रकासा चांदी ढेरे के छड़ों को वही बारिश वाला मकबूल गाना सुना रही थी और जबरदस्त ताद पा रही थी। लाला फरीद इस जश्न में शरीक नहीं हुआ था और आज छज्जे के कमरे में रुस्तम को कंपनी दे रहा था। आज थोड़ी देर पहले दोनों नासिर से मिलकर आए थे। नासिर पिछले 2.5 सालों में पहले से कुछ सांवला हो गया था। उसने छोटी छोटी दाढ़ी भी रख ली थी। यहाँ डेरे पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए वो मजरूब गोरा की देखभाल करने में मसरूफ था। उसने 2 नंबर सुरंग में अपना एक छोटा सा क्लिनिक बना लिया था। यह क्लिनिक लकड़ी की 2 अलमारियों और एक छोटी तपाई पर मुश्तमिल था। यहीं पर एक लकड़ी के तख्त पर गदीला बिछाकर गोरा को लिटाया गया था। उसके टूटे बाजू पर नासिर ने बाकायदा प्लास्टर किया था और आंख के इर्द गिर्द कुछ टांके लगाए थे। साथ ही ये उम्मीद जाहिर की थी कि गोरा की आंख बच जाएगी। 2 दिन पहले होने वाली बारिश के सबब हवा में खुनकी बढ़ गई थी। पोठवार के मखरूती टीले एक सर्द तारीकी में डूबे हुए थे। दादिया एक ट्रे में चाय और उबले हुए अंडे लेकर अंदर आई। उसके सर पर अभी तक पट्टी मौजूद थी। उसके चेहरे के तासरात से लगता था कि वो यहाँ फरीद की बीवी के साथ मुतमईन है। उसकी मौजूदगी में फरीद ने नजरें झुकाए रखी, जैसे वो डकैत ना हो, किसी दरसगाह में बैठा हुआ वाज हो। वो चली गई तो फरीद ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं रुस्तम? पूछो। बीबी अब कहाँ है? अपने घर वालों के पास है। बीबी को तो पुलिस से कोई डर नहीं। डर तो है लेकिन ज्यादा नहीं। बीबी के वारिस इस मामले को बड़ी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। 4 लम्हे बाद फरीद ने जैसे हिम्मत करके कहा, हाँ, इसका मतलब है बीबी शानी से तुम्हारा रास्ता जुदा हो गया है? शायद हमेशा के लिए। हाँ, ये एक लफ्ज कहते हुए रुस्तम को आग के एक समंदर में से गुजरना पड़ा। दोनों खामोश हो गए। रुस्तम की चाय उसके सामने पड़ी ठंडी होती जा रही थी। काफी देर बाद फरीद ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, रुस्तम, तुम्हें एक मशवरा दूं? चाहे तो मान लेना चाहे ना मानना, लेकिन बुरा ना मनाना। कहो।
अगर बीबी को हमेशा के लिए छोड़ आए हो तो फिर इस लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे साथ आई है। ये लड़की तुम्हें बहुत चाहती है और शायद तुम भी इसे नापसंद नहीं करते। अगर नापसंद करते तो तुम्हारे साथ यहाँ ना होती। रुस्तम उसे कैसे बताता? इसकी अपनी पसंद और नापसंद तो खत्म हो चुकी है और जो कुछ था वो बीबी की मर्जी में गर्क हो चुका था। और ये एक्ट्रेस भी बीबी की मर्जी की वजह से यहाँ नजर आ रही है। वो बीबी के साथ ताल्लुक में बहुत आगे जा चुका था। अब तो उसे अपने जिस्म से भी बीबी की खुशबू आती थी। अपने इर्द गिर्द की हर खूबसूरत शय में बीबी का अक्स दिखाई देता था। इसके सीने में अगर धड़कन थी तो बीबी के लिए थी। अगर वो सांस लेता था तो ये भी बीबी के लिए लेता था। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। 7-8 दिन मजीद गुजर गए। रुस्तम के जख्म तेजी से मंदिमिल हो रहे थे। उसकी आवाज़ अब भी भराई हुई थी, ताम पहले से साफ थी। वैसे भी वो बहुत कम बोलता था। टांग के एक जख्म की वजह से चाल में हल्की सी लंगड़ाहट अब भी मौजूद थी। सीने में मुसलसल रोशन रहने वाली आग के सबब उसकी आंखें हर वक्त जलती रहती थी और चेहरा एक गंभीर खामोशी की जद में रहता था। उसके तेवर देखकर किसी को उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। सिर्फ फरीद, उसकी बीवी या नादिया ही ज़रूरत के वक्त इससे बात करने की हिम्मत कर पाते थे। नादिया फरीद की बीवी बेनाज और बच्चे टीपू के साथ एक कमरे में रह रही थी। फरीद कभी रुस्तम के साथ सो जाता, कभी साथ वाले कमरे में। रकासाएं सिर्फ 3-4 दिन के लिए यहाँ आई थी, लेकिन फिर उनका क़याम बढ़ गया। वो 8वें रोज़ डेरे से रवाना हुई। वो तोहफों और नोटों से लदी फूंदी थी। उनके जाने के बाद डेरे पर मामूल की जिंदगी लौट आई। डेरे पर बकरियों के 3 छोटे रेवड़ मौजूद थे। इनके अलावा इन लोगों ने मुर्गियां भी पाल रखी थी। अनाज बाहरी से आता था। डेरे पर डाकुओं और मफरूरों के 3 ग्रोह मौजूद थे। एक को नादर काका ग्रुप कहा जाता था, दूसरे को मुराद ग्रुप और तीसरा गुजराती ग्रुप। इन तीनों ग्रुपों का सरदार फरीद ही था। नादर काका ग्रुप और गुजराती ग्रुप तो यहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन मुराद ग्रुप रुस्तम के जाने के बाद वार्ड हुआ था। इन तीनों ग्रुपों के कुल अफराद तकरीबन 80 थे, लेकिन उनमें औरतें सिर्फ 4 ही थी। एक फरीद की बीवी महनाज, जिसे छोटे बड़े सब भरजाई कहते थे। एक हसने गुजराती की बीवी शायदा और एक अधेड़ उम्र औरत हनीफा, जो चंद साल पहले इकट्ठे 3 कत्ल करके यहाँ आई थी और इसी माहौल का हिस्सा बन चुकी थी। चौथी औरत नादिया थी, जो 7-8 दिन पहले रुस्तम के साथ यहाँ पहुंची थी। यहाँ डेरे पर 2 जनरेटर मौजूद थे, जिनसे टीवी और VCR वगैरह चलाए जाते थे। इसके अलावा 2-4 खास जगहों पर बल्ब भी रोशन किए जाते थे। यहाँ मौजूद लोगों के पास जदीद तरीन असला, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट तक मौजूद थे। डेरे तक आने वाले रास्ते 2 ही थे और ये खासे दुश्वार गुजार थे। मजीद एहतियात के तौर पर यहाँ बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई थी। डेरे पर 2 ताकतवर वायरलेस सेट मौजूद थे। एक बिल्कुल जदीद मॉडल का जर्मन सेट था और उसकी रेंज 80 किलोमीटर से ज़ायद थी। इस वायरलेस सेट को खास तकनीक के जरिए तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक दूसरे लॉन्ग रेंज वायरलेस से लिंक किया जाता था और गोजर खान के करीबी गांव में बातचीत की जाती थी। जगवाल नामी उस गांव से लाला फरीद के 2 मुखबर इसी आबाद दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाते रहते थे। रात 10 बजे का वक्त था। रुस्तम कमरे में दरी पर चित लेटा था। इसका सर गाँव तकिए पर था, गिरेबान अध खुला था। इसका बायां हाथ गिरेबान के अंदर था और वो बेख्याली में आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों भरे सीने को सहला रहा था। सीने पर कई जगह बी का हर्फ कूदा हुआ था। जिन दिनों वो रंग वाली की हवेली में बीबी की खातिर बतौरे माली का काम कर रहा था और एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, इसके दिल की हालत अजीब हुआ करती थी। कभी कभी तो वो एक 17-18 साल आशिक लड़के की तरह सोचने लगता था। उन्हीं दिनों इसने बर्फ तोड़ने वाले एक छोटे सूए की मदद से अपने सीने को लहू लुहान किया था और कई जगह बीबी के नाम का पहला हर्फ बी अपने सीने में गोदा था। आज भी वो इन हरूफ पर अपनी पूरे घुमाता था तो इसे वही लज्जत मिलती थी जो इन हरूफ को कुंदा करते हुए मिली थी। अचानक एक आवाज़ ने इसे चौंका दिया। फरीद लंबे डग भरता हुआ अंदर आ गया। उसके हाथों में चाय के 2 कप थे। वो आलती पालती मारकर रुस्तम के सामने बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले सेट वायरलेस पर निज़ाम से मेरी बात हुई है। उसने इतला दी। निज़ाम उस प्यांबर का नाम था जो जगवाल गांव से इसी इर्द गिर्द की खबरें पहुंचाता था। रुस्तम सीधा होकर बैठ गया और सवालिया नजरों से फरीद का चेहरा देखने लगा। फरीद ने चुस्की लेते हुए कहा, पुलिस कमलों जल्लों की तरह तुम्हें हर जगह तलाश करती फिर रही है। गुजरांवाला, गुजरात, जेलम के ज़िलों में ये लोग चप्पा चप्पा छान रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में तुम्हारे सर की कीमत भी मुकर्रर हो जाएगी। इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि लाहौर के आला अफसरों ने तुम्हारी तलाश का काम उसी हरामजादे कसाई डिप्टी रियाज के सुपुर्द किया है। वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ गुजरांवाला में मौजूद है और हर तरफ अपने शिकारी कुत्ते छोड़ रहा है। रुस्तम के चौड़े सीने में एक लहर सी नमूदार होकर ओझल हो गई। वो रियाज को उसी वक्त से जानता था जब वो इंस्पेक्टर था। उसकी दहशत बेमिसाल थी। उसे जनाब पेशा हल्कों में हिटलर का खिताब दिया जाता था। अब ये हिटलर पिछले 2-2.5 सालों में मजीद जहरीला और हलाकत खेज हो गया था। रुस्तम कम अज कम ऐसे 3 अफराद को जानता था जिन्होंने रियाज हिटलर के हाथों गिरफ्तारी के खौफ से अपने हाथों अपनी जान ले ली।
सिर्फ 2 साल पहले रुस्तम की जिगरी दोस्त जावर का एक दोस्त रियाज से बचने के लिए एक प्लाजा की 5वीं मंजिल से कूदा और हलाक हुआ था। फरीद की आवाज ने रुस्तम को ख्यालों से चौंका दिया। एक इतला तुम्हारे मतलब की भी है? क्या मतलब? निजाम ने शानी बीबी के बारे में भी कुछ बातें मालूम की हैं। रुस्तम के चेहरे पर अजीब चमक नमूदार हुई। वह अमतन गोश हो गया। फरीद ने तफसील बयान करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त हाजी अयाद खान दोस्ती का हक अदा कर रहा है, वरना हालात जितने खराब हैं शानी बीबी ने बड़ी सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना था। बहरहाल वो गिरफ्तार तो अब भी है, लेकिन उसे स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा है। उसका सिर्फ 3 रोजा रिमांड दिया गया था। लेडीज पुलिस की निगरानी में उससे मामूल की पूछगछ हो गई। अब वो जुडिशनल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरांवाला में है। 5 दिन बाद उसे मेडिकल बेस पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो मुकम्मल आराम से है। अदालत में जो चालान पेश किया गया उससे तो यही अंदाजा होता है कि अगर कोई मजीद केस सामने न आया तो 2-4 पेशियों में बीबी की जमानत हो जाएगी। फरीद ने इस हवाले से रुस्तम को कुछ मजीद तफसीलात बताई, जिन्हें रुस्तम ने बेहद ध्यान से सुना। फिर उसने फरीद से पूछा, चौधरियों के बारे में कोई इतला है? बिल्कुल है। वो जख्मी सांप की तरह फुनकारते फिर रहे हैं कि तुम उनके हाथ से निकल गए हो। फिलहाल वो बीबी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उनका सारा गुस्सा आरफ कमवा और दराज मोहतम पर उतर रहा है, लेकिन वो दोनों भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं। आरफ कमवा तो अभी वैसे भी मौके से गायब है। वो मुनासिब वक्त पर सामने आएगा, पीछे हटने वाला नहीं है। वो बड़ा जीदार और जोशीला बनता है। उसने नारपुर के चौधरियों के खिलाफ कमवा बरादरी में ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसे अब आसानी से रोका नहीं जा सकता। बल्कि इस मामले में अब कई और बरादरियां भी आरफ का साथ दे रही हैं, खास तौर से जब से वो लड़की वाला मामला हुआ है। कौन सी लड़की? सफिया नाम की एक लड़की चौधरियों की किसी हवेली में काम करती थी। चौधरी के कम उम्र नशई लड़के ने उस पर बुरी नजर डाली और कई महीने तक उसकी इज्जत से खेलता रहा। लड़की हमला हो गई तो उसका बच्चा जाया करा दिया गया और इसी चक्कर में लड़की की जान चली गई। ये सरासर कत्ल का केस था। अब लड़की के वारिस कब्र कुशाई करके लड़की के पोस्टमार्टम का मुतालबा कर रहे हैं। रुस्तम ने अपने लंबे बालों को दोनों हाथों में थाम कर पीछे की तरफ गिराया। इसकी आंखें सुर्ख थी, यूं लगता था कि इनमें कुछ चल रहा है। वो बोला, आरफ कमवा और दराज मोहतम के बारे में पूरी खबर रखो। उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में मेरी और बीबी की मदद की है। मैं भी उन्हें मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तुमने कह दिया, समझो मेरे लिए फर्ज हो गया। फरीद बोला, एक खास बात और है फरीद, मैं बीबी जी के बारे में हर वक्त बाखबर रहना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे खुद ही इस बारे में बात करने वाला था। मेरा ख्याल था कि हम इस काम के लिए सेट वायरलेस इस्तेमाल करें। अच्छा हुआ तुमने खुद कर लिया। तुम निजाम से सेट पर कब बात करते हो? महीने में 2 बार, कभी कभी 3 बार भी होती है। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1 बार हमारा राब्ता निजाम से जरूर हो। मैं निजाम को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जिम्मेदार बंदा है और मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी हम उसे देंगे वो जरूर पूरी करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना होगा, हमारी बाखबरी के बारे में बीबी जी को भनकना पड़े। बेफिक्र रहो, मैं इस बारे में निजाम को अच्छी तरह समझा दूंगा। कुछ देर बाद रुस्तम सोने के लिए लेट गया। फरीद जख्मी गोरा की मिजाज पुरसी के लिए 2 नंबर खोंदर की तरफ चला गया। गोरा पहले से काफी बेहतर था। रुस्तम ने अभी तक उसकी अयादत नहीं की थी, लेकिन अब वो अयादत के बारे में सोच रहा था। रुस्तम को लेटे हुए आध पौन घंटा ही हुआ था कि उसके पास कहीं से शोरो गुल सुनाई दिया। वो चौंक कर उठा। इसका सीधा हाथ अपने मौजर की तरफ किया। मौजर कमीज के नीचे लगाकर वो कमरे से बाहर निकल आया। खोंदर नंबर 2 के सामने लाला फरीद किसी से लड़ रहा था। लड़ने वाला शायद मुराद ग्रुप का कोई बंदा था। रुस्तम के देखते ही देखते फरीद ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी टोपी उछलकर दूर जा गिरी। फिर फरीद ने बड़ी वहशत के आलम में उसे घुंसों और लातों पर रख लिया। साथ साथ वो तय से चीख रहा था, हरामजादे, तेरी ये हिम्मत! अपनी हैसियत देख, अपनी औकात देख कुत्ते! रुस्तम दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा। इसी दौरान में रुस्तम ने देखा कि तनुमंद हुलिये का एक नौजवान जिसने पैंट शर्ट पहन रखी थी तेजी से मौके की तरफ बढ़ा। रुस्तम ने पहचान लिया ये मुराद ग्रुप का लीडर मुराद था। उसने हमेशा की तरह जोगर्स पहन रखे थे और सर के पिछले हिस्से पर गोल टोपी अटकाई हुई थी। मुराद माजी में नामी ग्रामी बॉक्सर रहा था। उसका ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से था। मुराद के अंदाजे से अयान था कि वो गहरे नशे में है। उसने पहले ये कोशिश की कि फरीद उसके साथी को मारना बंद कर दे, लेकिन फिर फौरन ही खुद भी भड़क गया। उसने बाएं हाथ से फरीद का गिरेबान पकड़ा और दायां मुक्का तान कर चिल्लाया, छोड़ दे लाला, छोड़ दे इसे। फरीद ने उसे धक्का दिया तो वो मकनातीस की तरह दोबारा फरीद की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि उसका तूफानी मुक्का फरीद के चेहरे पर लगता, रुस्तम आड़े आ गया। इसे मुराद का फुलादी मुक्का अपने बाजू पर रोका और जवाब में उसके सीने पर जोरदार लात रसीद कर दी। मुराद लड़खड़ाया और फिर शोला जवाला बन गया। रुस्तम ने सुना था कि इस बंदे के मुक्कों में जिन्नाती ताकत है और वाकई वो अपने स्टाइल से एक वैशी नेगरू बॉक्सर ही लगता था। शायद रुस्तम की जगह कोई और होता तो उसका अव्वलीन मुक्का खाकर ही लंबा लेट जाता, लेकिन वो तो रुस्तम था।
वो अपनी सारी पुरानी वहशतों के साथ मुजस्सम में कहर था। जानलेवा गमों की आग ने इसकी रगों में लहू की जगह लावा दौड़ा रखा था। इसने झुकाई देकर मुराद के 2-3 खौफनाक मुक्के खाली दिए, फिर एक ऐसी जोरदार टक्कर उसकी पेशानी पर मारी कि मुजरे की दीवार से जा टकराया। रुस्तम ने पलक चपकने में कमीज के नीचे से मौजर निकाला और उसकी सर्द नाल मुराद की शाह रग पर रख दी। यह मंजिर देखा तो फरीद तड़प कर आगे बढ़ा और उसने रुस्तम का मौजर वाला हाथ पकड़कर खींच लिया। नहीं रुस्तम, नहीं, ये नशे में है, पीछे हट जाओ।